फाइलों में गुम नहीं होंगे, सीएम को भेजे पत्र। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, हर फरियादी का पत्र अहम। 3 से 5 मई तक उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। यमकेश्वर में गुरु अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण करेंगे। देहरादून में आम आदमी पार्टी ने भंग की प्रदेश कार्यकारिणी व प्रकोष्ठ, नए सिरे से होगा गठन। उत्तराखंड में कोरोना के 13 मामले, 3 स्वास्थ्य। देहरादून जिले में 8 लोग मिले संक्रमित। उत्तराखंड में मैदानी इलाकों में लू के थपेड़े बेहाल कर रहे और अगले 2 दिन भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार भी नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आपको दिल्ली से खबर बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहेंगे और आज शाम 7 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और कल विज्ञान भवन में कार्यक्रम में सीएम शिरकत भी करने वाले हैं। तो आज दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं और इसके साथ ही कल विज्ञान भवन में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। तो शाम 7 बजे दिल्ली पहुंचेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहेंगे और कल विज्ञान भवन में कार्यक्रम में शिरकत भी करने वाले हैं। और इसके साथ ही कई अहम कार्यक्रम भी हैं पुष्कर सिंह धामी के, जो वो करेंगे। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम 7 बजे आने वाले हैं। तो दिल्ली से आपको अहम खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और शाम 7 बजे पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे दिल्ली। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि उनका यह दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है और कल विज्ञान भवन में कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। तो दिल्ली दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसके साथ ही आज शाम 7 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कल विज्ञान भवन में कार्यक्रम है और कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। तो आपको जानकारी दे रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचेंगे और इसके साथ ही कई अहम कार्य हैं जिनको वो निपटाएंगे। कई अहम विषयों पर चर्चा भी कर सकते हैं, क्योंकि 4 धाम की यात्रा भी शुरू होने वाली है। इसके साथ ही कोरोना का जो ग्राफ है वो भी कहीं हद तक बढ़ता नजर आ रहा है। हो सकता है कि इस पर भी चर्चा की जा सके। तो कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आज शाम 7 बजे पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचेंगे और इसके साथ ही कल विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में शिरकत भी करने वाले हैं। दिल्ली से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर दिल्ली के दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शाम 7 बजे, आज शाम 7 बजे दिल्ली पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी और इसके साथ ही कल विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। और उसके साथ ही कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी कर सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है आज और शाम 7 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और इसके साथ ही कई अहम कार्यक्रम है जहां पर शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और कल विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम को रखा गया है जहां पर वो प्रतिभाग भी करेंगे।
देहरादून से खबर आ रही है जहां पर सैन्य परिवारों के लिए खुशखबरी है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर सैन्य परिवारों के लिए खुशखबरी सामने आई है, जहां पर सैन्य परिवारों को हाउस टैक्स में रियायत दी जाएगी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इस बात की जानकारी दी है। कैंट क्षेत्र में रहने वाले पूर्व सैनिकों को गृह कर में छूट दी जाएगी। तो बड़ी खबर और खुशखबरी है, अच्छी खबर है ये। देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर कैंट क्षेत्र में रहने वाले पूर्व सैनिकों को गृह कर में छूट दी जाएगी और इसके साथ ही सैन्य परिवारों के लिए खुशखबरी भी है क्योंकि उन्हें गृह कर में छूट मिलेगी और इस बात की जानकारी गणेश जोशी ने दी है। सैन्य परिवारों को मिलेगी हाउस टैक्स में रियायत। तो आपको देहरादून से खबर बता रहे हैं जहां पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इस बात की जानकारी दी है और पूर्व सैनिकों को गृह कर में यानी कि हाउस टैक्स में छूट देने की भी बात गणेश जोशी ने की है। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर सैन्य परिवारों को हाउस टैक्स में छूट मिलेगी और हाउस टैक्स में छूट मिलने से सैन्य परिवारों को खुशी भी मिलेगी और इसके साथ ही सैन्य परिवारों को छूट मिलने से गृह कर में उन्हें छूट मिलने से खुशखबरी भी है उन सैन्य परिवारों के लिए। सैनिक कल्याण मंत्री ने इस बात की पूरी जानकारी दी है और उन्होंने छूट को लेकर के एक बात कही है कि गृह कर में पूर्व सैनिकों को अब छूट दी जाएगी और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये खबर सैन्य परिवारों के लिए बेहद ही खुशखबरीपूर्ण है और इसके साथ ही देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर सैन्य परिवारों को हाउस टैक्स में रियायत देने की बात गणेश जोशी ने की है। खबर देहरादून से है जहां पर उत्तराखंड में कांग्रेस ने अपना सदस्यता अभियान पूरा कर लिया है और इसके साथ ही कांग्रेस संगठन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य ने संगठन चुनाव के लिए जिस चंद्रशेखर को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है, इस अगले महीने की 9 तारीख को कांग्रेस में इस चुनाव को लेकर बैठक भी की जाएगी जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ पीआरओ और एपीआरओ भी शामिल होंगे। राज्य में 30 मई को कांग्रेस नगर और ब्लॉक कमेटियों के अध्यक्षों का चुनाव करेगी जबकि 20 जुलाई तक जिला कांग्रेस के सभी अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। जबकि इस साल सितंबर महीने में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाना है। देखिए, पूरे देश में पार्टी संगठन का चुनाव चल रहा है। उसी संदर्भ में अभी केंद्रीय प्राधिकरण ने डीआरओ की घोषणा की, जो समस्त जनपदों में जो इकाइयां हैं वहां चुनाव कराने के लिए जा रहे हैं। तो संभवतः 9 तारीख को इसलिए रखा गया है कि हमारे अध्यक्ष जी दौरे में हैं, करण महाराज जी, वो स्वयं यहाँ उपस्थित होंगे। सीएलपी के अध्यक्ष यशपाल आर्य जी होंगे, डिप्टी लीडर होंगे और अन्य बड़े नेता यहाँ पर आएंगे। फिर उनको डीआरओ को जब डायरेक्शन दी जाएंगी, हमारे पीआरओ कर्नाटक के सांसद महोदय हैं वो आएंगे, एपीआरओ, तो ये जिलों में जाकर के फिर चुनाव संपन्न कराने के लिए 9 तारीख से विधिवत जनपदों में जाएंगे और चुनाव को संपन्न कराएंगे। खबर हरिद्वार से है जहां पर डाडा जलालपुर में होने वाली धर्म संसद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इस धर्म संसद के आयोजकों को गिरफ्तार कर इलाके में धारा 144 लगा दी गई थी। साथ ही मुख्य आयोजक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और इसके साथ ही हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र के डाडा जलालपुर अभी भी धारा 144 लागू है। गांव की स्थिति भी सामान्य है जबकि एहतियातन अभी भी इलाके में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हरिद्वार के जिलाधिकारी की माने तो गांव के कई लोगों ने इस धर्म संसद के लिए अनुमति न देने का भी आग्रह देखिए, अब वहाँ पर स्थितियाँ पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी हैं और आप सभी को भली भांति ये जानकारी होगी कि कल वहाँ पर एक प्रस्तावित महापंचायत थी, कुछ संगठनों द्वारा इसको आहूत किया गया था और उसको ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था खराब न हो वहाँ धारा 144 इम्पोज की गई थी और कुछ प्रिवेंटिव अरेस्ट भी हुई थी उसमें 10 लोगों की। कल वहाँ की लाइफ पूरी तरह से नॉर्मल थी। वहाँ के विद्यालय भी खुले हुए थे, शॉप्स खुली थी, शादी ब्याह जो लोग दोपहर में करते हैं वो भी फंक्शंस हुए। तो वहाँ सारी स्थितियाँ नॉर्मल हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 1 सप्ताह से गांव वालों के बहुत फ़ोन मेरे पास आ रहे थे। कुछ रिटर्न में भी उनकी एप्लीकेशंस आई थी कि साहब गांव का माहौल अनावश्यक ख़राब किया जा रहा
और उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी कि साहब दुनिया में सब कुछ बदल सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में खेलों को स्थिति की सुधारने के लिए खेल और युवा कल्याण मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस बैठक में उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए मैदानों के नवीनीकरण से लेकर राज्य में युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने संबंधी योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में राज्य में केरल के मॉडल पर आधारित युवा आयोग बनाने को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। को मेजबानी मिल चुकी है 38वां, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी 36वां नहीं हुआ, 37वां नहीं हुआ, 38वां हमको अलॉट है। ठीक है, तो 2024 में हमारा लक्ष्य है, लेकिन उसको लेकर हम बकायदा भारत सरकार में भी और उसको लेकर राज्य सरकार में भी मुख्यमंत्री जी के लिए प्रपोजल बना दिया गया है कि हमें 500 करोड़ रुपए की धनराशि की अवस्थापना में इसके रिक्वायरमेंट है। 150 करीब मिला है, जिसको लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है और भी अन्य चीजें, क्योंकि इक्विपमेंट हम अभी नहीं खरीद सकते हैं। जब उस अवस्था में 24 में करने की अवस्था में आएंगे तो 23 के आसपास हम उसको खरीदेंगे। हम फिलहाल उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि यदि कोविड जैसे कोई मामले नहीं हुए तो 38वां खेल अपने यहाँ हम आयोजन कर। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पर वनाग्नि की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है और इसके साथ ही जंगलों में लगी आग अब आवासीय क्षेत्रों तक भी पहुंच रही है। जिला मुख्यालय से सटे गांव में जंगलों की आग पहुंच रही है और इसके साथ ही ग्रामीण एकत्रित होकर जान पर खेलकर आग बुझाने का काम कर रहे हैं। वहीं आसमान में चारों ओर धुंध ही धुंध नजर आ रही है। वन विभाग आग पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। पर्यावरणविद देव राघवेंद्र बद्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में जंगल धू धू करके जल रहे हैं और इसके साथ ही ब्लैक कार्बन के कारण आंखों में जलन और खुजली भी हो रही है। पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंच रहा है। ब्लैक कार्बन से काफी नुकसान हो रहा है। आंकड़ों में साफ है कि जंगल में आग लगने से तापमान में 0.9 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई है और इसके साथ ही 332.82 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुके हैं। यह एक गंभीर और चिंता का विषय है। जहां एक ओर पूरा विश्व कार्बन को कम करने की बात कर रहा है और क्लाइमेट चेंज से एकजुट होकर इससे लड़ने की बात कर रहा है, उसी सिलसिले में आजकल हमारे देवभूमि उत्तराखंड में यहां के जंगल धू धू कर जल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जिस पर बड़ी बड़ी सरकारें मौन बैठी हुई हैं और जंगल जल रहे हैं। जंगलों की आग ने हमारे उत्तराखंड की हवा को 50% ब्लैक कार्बन से दूषित कर दिया है, जिसका प्रभाव हमारे यहाँ के बच्चों और बुजुर्गों पे पड़ रहा है। हवा दूषित होने के कारण, इसमें ब्लैक कार्बन आने के कारण सांस लेने की दिक्कत हो रही है और आंखें लाल हो रही हैं, आंखों में खुजली हो रही है। और दूसरे रूप में अगर देखें तो जो ये ब्लैक कार्बन है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, इनकी पत्तियों पे जाकर बैठ जाता है। रुद्रप्रयाग में जखोली ब्लॉक के अरखुंड गांव में जंगलों की आग अचानक गौशाला में आने से दहशत फैल गई और यहां बंधे 5 मवेशी बाल बाल बच गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और अरखुंड गांव में अचानक जंगलों में आग लगने से गौशाला तक पहुंच गई और इसके साथ ही ग्राम पंचायत अरखंड के धीरेन्द्र सिंह नेगी व सुषमा देवी नेगी के गौशाला में अचानक आग लग गई। यहां कोई बड़ी घटना होती कि मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंच गए। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गौशाला में आग लगने से पशुओं को बाल बाल बचाया गया। घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों में धीरेन्द्र सिंह नेगी ने कहा कि जंगलों की आग अब गांव तक पहुंचने लगी है, जिससे ग्रामीणों के साथ ही मवेशियों को भी खतरा पैदा हो गया है। ये श्री जसपाल राणा आज दोपहर 12 बजे के लगभग ये घटना घटी है और ये गौशाला में आग लगी हुई है, जिस पे कि ग्रामीणों के सहयोग से और मोहल्ले वालों के सहयोग से आग पे काबू पाया गया। ये आपको दिखा रहा हूँ, ये पेड़ पूरी तरह झुलस चुके हैं। इन्हीं पे चारा पत्ती सारी साल भर की मेहनत लोगों ने इकट्ठी कर रखी थी। वो तो शुक्र है कि गौशाला में आग लगी हुई थी, लेकिन तब और सीधे चलते हुए देहरादून, जहां पर पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ करें, आइए सुन लेते हैं। और वन विभाग के कारण से, उनकी एनओसी नहीं होने के कारण से
और बहुत विलम्ब भी हो जाता है। तो आज हमने माननीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी से उनसे अनुरोध किया है कि हमारे यहाँ के जो भी वन विभाग से रुके हुए काम हैं, भारत सरकार के स्तर पर जो हमको एनओसी मिलनी है, जिनमें क्लियरेंस होना है, उन सभी पर वो क्लियरेंस करवा दें। इसके साथ साथ जो इस समय वनाग्नि की समस्या है उसके बारे में भी हमने चर्चा की है। हमारे यहाँ FRI भी है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके संबंध में जो नई नई यहाँ पर रिसर्च हो रही है और अधिक से अधिक लाभ हमारे प्रदेश को मिले, क्योंकि हमारा प्रदेश का अधिकांश हिस्सा वनों से आच्छादित है। तो अभी आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को, जहां पर वो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं उस पर भी उन्होंने बैठक की है और इस बात को लेकर चर्चा भी की गई है कि किस तरह से इससे निजात पाना है और उन्होंने हल भी निकाला है। तो आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है और इसके साथ ही उन्होंने जो अभी तेजी से मुद्दा जो उत्तराखंड का है, वनाग्नि की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उन्होंने इस पर चर्चा की और गंभीर विषय बताया है और इसके साथ ही इसका हल भी निकालने की भी बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कैबिनेट के मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की है और इस पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही उत्तराखंड वासियों को किसी तरह की हानि ना हो इसके लिए भी वो तैयार हैं और पूरी तरह से वनाग्नि की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उन पर रोक लगाई जाएगी। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से। खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी की तमाम राज्य और केंद्र की योजनाएं राज्य में संचालित हो रही हैं। भारत सरकार के पैमाने पर 2 जिले पिछड़े चिन्हित किए गए हैं और जिसमें से पहला हरिद्वार और दूसरा उधम सिंह नगर है। ये 2 जिले भारत सरकार के पैरामीटर पर योजनाओं के लाभ के मामले में पिछड़े चिन्हित किए गए हैं और भारत सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को मिले और ये जिले पूरा लाभ प्राप्त करे। इसी क्रम में भारत सरकार के मंत्री उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और इसके साथ ही हरिद्वार के दौरे पर पहुंचेंगे और पीयूष गोयल यहां वो अधिकारियों से वार्ता भी करेंगे और 2 दिन का प्रवास और योजनाओं का लाभ किस तरीके से आम जनता को मिल सके इसको लेकर बैठक भी करेंगे। कार्यकर्ताओं को इस बात के निर्देश भी देंगे। तो हम आज भी बैठे हैं, कल भी बैठेंगे और परसों बैठकर सभी लोगों के, हमारे राज्य में ऐसे 2 जिले हैं, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिला। उन सारी योजनाओं को लेकर भारत सरकार का पूरा फोकस है कि उन सब योजनाओं में वो जिले भी आगे बढ़ें। तो ऐसा करके भारत सरकार ने पूरे देश भर के अंदर ऐसे जिलों में अपने केंद्रीय मंत्रियों के 2-2 दिन के प्रवास, 3-3 दिन के प्रवास लगाए। अपने यहाँ उधम सिंह नगर जिले का प्रवास होने के बाद हरिद्वार जिले का प्रवास आज से शुरू होगा। आज शाम को मंत्री जी आएंगे, श्रीमान पीयूष गोयल जी, और वो कल और परसों हरिद्वार जिले में रहकर वहाँ की जितनी इस प्रकार के कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हुए और अधिकारियों के साथ बैठकर किस प्रकार उन योजनाओं में आगे बढ़े, योजनाओं के एक धरातल पर भी जाकर किसी योजनाओं को जो भारत सरकार के देखेंगे, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ भी बैठेंगे और अलग भी उनके कार्यक्रम है वो भी करेंगे। इस बीच में हमने पार्टी का भी एक कार्यक्रम रखा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी उनका बैठना होगा। तो ये 2-3 दिन का कार्यक्रम रहेगा। तो चूंकि सामान्यता रहता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम के निमित्त आपका सहयोग जरूरी होता है, जिससे कि काम करने वाले लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश जाए। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और 3 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया और इसके साथ ही पुलिस जवानों को केदारनाथ धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग और विभिन्न पड़ावों पर तैनात किया गया है। और हर साल यात्रा सीजन में अन्य जिलों से भी पुलिस फोर्स मंगाई जाती है। इस बार भी अन्य जनपदों से पुलिस फोर्स मंगाई जा चुकी है और इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह पुलिस पर्यटक केंद्र भी बनाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने कहा है कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के साथ ही बद्रीनाथ व केदारनाथ हाईवे पर लगने वाले जाम से निजात दिलाना भी है। बद्रीनाथ व केदारनाथ हाईवे पर डेंजर जोनों को चिन्हित किया गया है और पीआरडी और होमगार्ड के जवान भी पुलिस की मदद करेंगे। सभी लोगों को पता है कि आगामी 6 मई से केदारनाथ की यात्रा शुरू हो जाएगी, तो इसको देखते हुए पुलिस की तरफ से ट्रैफिक और पार्किंग की प्लानिंग कर ली गई है। केदारनाथ में एक एडवांस टीम भेज दी गई है और यात्रा शुरू होने से 5 दिन पूर्व पूरी ड्यूटीज वहां पर लगा दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त जो लोकल हमारे होटल एसोसिएशंस हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, उन सभी के साथ मीटिंग करके यात्रा के संबंध में जो भी विचार विमर्श किया जाना है वो सभी कर लिया गया है। खबर लक्सर से है, जहां पर न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने अकोडा कला गांव की पूर्व ग्राम प्रधान आमना बेगम और 2 सरकारी कर्मचारी समेत 5 लोगों के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज किया है और इन पर मनरेगा और विकास कार्यों में धांधली कर सरकारी धन का गबन किए जाने का आरोप भी है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उसमें मुझे जब आरटीआई प्राप्त हुई उसमें मैंने देखा कि मनरेगा के अंतर्गत हमारे गांव में 4 तालाबों में लगभग 17 लाख रुपए का घोटाला किया गया है, क्योंकि उसमें सौंदर्यीकरण, सफाई और खुदाई के नाम पर इन्होंने 17 लाख रुपए उसमें कार्य होना दिखाया गया है, जबकि धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ। मैंने इस संबंध में सीएम पोर्टल पर और सूचना डाली थी और फिर मैंने उसमें विभाग जांच हुई थी। विभाग जांच से मैं संतुष्ट नहीं था, फिर मैंने डीएम महोदय के यहाँ हट के दोबारा जांच अन्य विभाग से करवाई थी, तो उन्होंने डीएम साहब ने उप जिलाधिकारी लक्सर को जांच सौंपी थी। उन्होंने उप जिलाधिकारी लक्सर ने 3 सदस्य कमेटी बनाई थी और उसमें 3 सदस्य कमेटी ने ये दर्शाया कि इन्होंने एमबी में मिट्टी की परिमाप की कोई दर्शाया नहीं गया, न चट्टे का अवलोकन किया। खबर लक्सर से है, जहां पर लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने का सिलसिला जारी है और इस क्रम में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रमोद खारी के अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लक्सर के बालावाली तिराहे पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कांग्रेसियों ने कहा कि केंद्र की मोदी और राज्य की धामी सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते हालत खराब होती जा रही है और महंगाई लगातार बढ़ रही है। डीजल, पेट्रोल हो या फिर रसोई गैस और रोजमर्रा प्रयोग में आने वाली चीजों पर भी महंगाई का बुखार चढ़ा हुआ है। जिस तरीके से आज महंगाई इतने चरम पर है कि गैस सिलेंडर की अगर हम बात करें तो आज गैस सिलेंडर को जब हम लोग भरवाने के लिए जाते हैं तो 4 बार उसके बारे में सोचना पड़ता है किसको भरवाएं या ना भरवाएं। मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया तो कर दिया, लेकिन साथ साथ फिर वो उनको बैकवर्ड पे ले आए। आज अभी कुछ दिन पहले डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि गाड़ी जिनकी है और रखी की रखी रह गई है। आज 4 बार सोचना पड़ता है, अगर गाड़ी ले जानी पड़े 4 बार सोचना पड़ता है कि गाड़ी लेके जाएं कि नहीं जाएं। तो ये बहुत ज़्यादा, और खास करके युवाओं को इनका एक ही है कि अगर इनको पढ़ाओगे तो इन्होंने जो है आपको नौकरी देनी पड़ेगी। अब इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनको वो इलिटरेट रखा जाए ताकि नौकरी ना देनी पड़े। तो इस तरीके की अगर इनकी मानसिकता रहेगी तो मुझे लगता है प्रदेश की का डेवलप नहीं होगा। ऐसे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है और मोदी सरकार मस्त है। मोदी सरकार की आंखें खुलने को तैयार नहीं है।
जिस तरह से देश की जनता को लूटने का काम मोदी सरकार कर रही है, उससे देश की जनता बहुत ज़्यादा आहत है। और हम लोगों ने, जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारी है, उनके निर्देश अनुसार पे पूरे प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। और मोदी सरकार की जो ये इनकी जो सोच है, उस सोच को हम आम जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं। जिस तरह से युवा बेरोजगार हुआ पड़ा है, जिस तरह से महंगाई चरम पे है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल महंगे कर दिए इन लोगों ने, जो गैस है वो महंगा कर दिया है, तो उस तरह से हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदेश और देश की जनता को ये जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मोदी सरकार झूठे की सरकार है, ये सिर्फ दो आदमियों की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है। सिर्फ उनको ये प्रोटेक्ट कर रही है सरकार। आम जनता इनके लिए कुछ भी नहीं है। आम जनता के लिए सिर्फ मोदी जी जो है टीवी पे आके बैठ के नकली भाषण देते हैं, बस उसके साथ और कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।